हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड पिछली वीडियो पर भी इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बता भी नहीं सकता कि मैं कितना हैप्पी हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड आई प्रॉमिस, एंड मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी ही क्वालिटी में ऐसा ही कॉन्टेंट डिलीवर करता रहूँगा। आपको बस एक चीज़ करनी है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए वो एकदम फ्री है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, जब भी हम पोजेशन से रिलेटेड कोई भी स्टोरी सुनते हैं या फिर हम पोजेशन वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन पहले ही बन जाती है कि हाँ, एक लड़की होगी, उसके अंदर ऐसे डेविल्स वगैरह की स्पिरिट्स घुस गई होंगी, आत्माएं घुस गई होंगी एंड उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करा जा रहा होगा। लेकिन हमारा दिमाग ये सब कंटेंट देख देख कर एंड ये सब स्टोरी सुन सुनकर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है उन चीज़ों में कि हाँ, जो भी विक्टिम होगा वो हमेशा एक लड़की ही होगी। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर ऐसी एक्सट्रीम मेल पर्सनैलिटी वाले पोजेशन एंड एक्सॉर्सिज्म केसेस भी बाहर आए हैं, जिसके अंदर से आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे। एंड ये केस इतना ज्यादा हॉरिफाइंग है कि आप सोचोगे कि जो ये बंदा था ये सच में डेविल की स्पिरिट से पोजेस होने के बाद ऐसा इविल हुआ था, या फिर ये ऑलरेडी एक डेविल की तरह ही रह रहा था, ये बस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। ये कहानी है एक्सॉर्सिज्म ऑफ माइकल टेलर नाम के एक पर्सन की। माइकल एक छोटे से टाउन का रहने वाला था ब्रिटेन के, एंड माना जाता था कि उसके अंदर 40 से भी ज्यादा डेविलिश आत्माओं ने उसके अंदर अपना वास बना रखा है, इस उम्मीद में कि शायद सारी चीजें ठीक हो गई हैं। लेकिन घर पर पहुंचने के करीब 2 घंटे भी नहीं हुए थे उसने अपनी वाइफ का ब्रूटली मर्डर कर दिया था, जिनका नाम था क्रिस्टीन टेलर। लेकिन ऐसा क्या हुआ था एंड पूरी कहानी क्या है माइकल टेलर के एक्सॉर्सिज्म की, आइए जानते हैं। द फेमस एक्सॉर्सिज्म ऑफ माइकल टेलर, कई लोग इसको द ऑसेट मर्डर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर साक्षात माइकल ने किसी की जान ली थी। माइकल टेलर का जन्म सितंबर 1944 में हुआ था। एंड माइकल बहुत ही कोई ऐसा लग्जरियस लाइफ नहीं जीता था, उसकी बहुत ही नॉर्मल सी जिंदगी थी। वो बिल्कुल क्वाइट सी लाइफ जीता था अपने गांव ओसेट के अंदर। वहां के नेबर्स जो थे, जो भी आसपास के नेबर्स थे माइकल के, वो यही बोलते थे कि माइकल बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी है, बहुत ही सबसे ज्यादा प्यार से बात करता है, उसमें किसी भी चीज का घमंड नहीं है, इज अ वेरी नाइस हम्बल मैन। किसी भी फादर के जैसे माइकल भी बहुत ज्यादा केयरिंग था टुवर्ड्स हिज वाइफ, टुवर्ड्स हिज किड्स। एंड उसे अपनी जॉब के अंदर ज्यादा टाइम देना पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि माइकल इवन दो इतनी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के साथ में रहता होता था, सबके साथ में इतना ज्यादा केयरिंग लविंग था, लेकिन उसकी इंजरी थी, एक बैक इंजरी थी। एंड इंजरी आप सिवियर ही काउंट कर सकते हो, बिकॉज इस इंजरी की वजह से वो ज्यादा देर तक फुल टाइम सिटिंग जॉब नहीं कर पाता था। एंड इसकी वजह से उसकी अर्निंग्स इफेक्ट होती थी, बिकॉज वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था। एंड अगर एक आदमी के पास घर चलाने के लिए पैसे अच्छे से नहीं आ पाते तो दैट विल डेफिनेटली मेक हिम वेरी डिप्रेस्ड एट टाइम्स। एंड यहाँ पर यही चीज माइकल टेलर के साथ भी होती रहती थी। जो टेलर फैमिली थी वो बहुत ज्यादा हैप्पी काउंटेड फैमिली तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीजियस में नहीं काउंट किया जाती थी। लेकिन फिर इन लोगों ने कुछ नेबर्स की एडवाइस सुनकर गॉवर्स क्रिश्चियन फेलोशिप ग्रुप नाम के एक स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज काफी लोग जो माइकल टेलर की ये प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहे थे एंड ये कंडीशंस उसकी देख रहे थे, जो फाइनेंशियल भी थी, मेंटल भी थी, वो ये बोलते थे कि बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर इतना बिलीव नहीं करता है, उस चीजों को परफॉर्म नहीं करता है, इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में ज्यादा आती हैं। मे बी ट्राई दिस एंड इट विल रिजॉल्व समथिंग आउट। एंड ये जो फेलोशिप ग्रुप था, ये मैरी रॉबिन्सन नाम की एक लेडी थी, वो रन करती थी। बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि वो इस ग्रुप की हेड थी। प्रेयर वाले सेगमेंट को, जो प्रेयर ग्रुप होता था, प्रेयर्स वगैरह होती थी, वो वाला पार्ट संभालती होती थी। एंड मोस्टली टाइम माइकल एंड उनकी वाइफ क्रिस्टीन ये वाला सेगमेंट तो डेफिनेटली कवर करते ही रहते थे। मैरी की जो सॉफ्ट स्पोकन सी वॉइस थी एंड जो मैरी के विचार थे, जो मैरी का बोलने का ढंग था एंड जो मैरी की थिंकिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा केटर करती थी माइकल के माइंड को। एंड इसी वजह से माइकल काफी ज्यादा टाइम अपना चर्च के अंदर बिताने लग गया था। एंड चर्च ग्रुप की इन मीटिंग्स को पहले जब वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता था, अब वो ज्यादा से ज्यादा इन ग्रुप्स की मीटिंग्स को अटेंड करने लग गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैरी रॉबिन्सन। एक ऐसा क्वेस्ट जो कि माइकल की लाइफ में चल रहा था, जिसके अंदर वो एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी बनना चाहता था। एंड मैरी नाम की ये लेडी उसकी काफी ज्यादा हेल्प भी कर रही थी एंड मैरी के थॉट्स काफी ज्यादा पसंद भी आते थे माइकल को। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि माइकल धीरे 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 धीरे
मैरी की बातों से आगे बढ़कर अब उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा ओवरहेड लव करने लग गया था मैरी को, इतना ज़्यादा प्यार उसके अंदर आ रहा था इस लेडी के लिए एंड इस लेडी की बातों के लिए कि माइकल टेलर जो अपने बच्चों से और अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार करता होता था, वो अब डाइवर्ट हो रहा था अपने इस जॉब से। वो घर कम जाने लग गया था, वो ऑफिस टाइमिंग उसकी कम हो गई थी, वो सारा दिन चर्च में बैठा रहता था एंड मैरी से बातें करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी थी, वो पूरा दिन तो ऑब्वियसली चर्च में रह नहीं सकता, कभी ना कभी तो उसे घर जाना ही पड़ेगा। एंड कभी ना कभी जब वो घर जाता था तो उसकी वाइफ को ये चीज़ दिखती थी कि तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गए एंड ऑल दैट, तो कभी कभार इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता था। लेकिन जब माइकल की ये हरकत रेगुलर बेसिस पे बढ़ती रहने लगी, वो रोज ही लेट जाने लगा, तो वो खुद से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गया था। एंड उसे ये चीज़ प्रिपेयर्ड होती थी कि जाकर उसकी वाइफ उसको सुनाएगी या करेगी या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो वो क्या करता था कि जैसे ही चर्च से अपने सीधा घर पहुंचता था, जिस भी टाइम पर उसे अच्छा लगता था पहुंचना, वो पहले ही जाकर पूरा लैश आउट करने लग जाता था अपने शब्दों को अपनी वाइफ के ऊपर। वो अपने एंगर को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता था एंड अपनी वाइफ के साथ साथ में वो अपने बच्चों को भी कोसना शुरू कर देता था, उनके ऊपर भी वर्ड्स लैश आउट करना शुरू कर देता था। क्रिस्टीन को शक हुआ माइकल के इस बिहेवियर के ऊपर, बिकॉज माइकल के जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी लेकिन ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था। एंड क्रिस्टीन को ये भी शक हो रहा था कि इतनी रात तक अगर माइकल चर्च में है तो शायद मैरी रॉबिन्सन के लिए इसका कुछ चल रहा हो सकता है। एक दिन जब वापस से माइकल एंड क्रिस्टीन इस ग्रुप की एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर क्रिस्टीन कन्फ्रंट ही कर लेती है सीधा माइकल टेलर को एंड बोलती है माइकल को कि उसे अच्छे से पता चल रहा है तुम्हारे एंड मैरी के रिलेशनशिप के बारे में। तुम मुझे शो तो ये करते हो कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंड्स तक सीमित है, तुम दोनों एक दूसरे के थॉट्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम्हारी ये जो दोस्ती है ये आई नो कि सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही नहीं है, ये पूरी की पूरी कर्नल हो चुकी है। तुम दोनों का जो ये फ्रेंडशिप वाला प्यार है ये इंटीमेसी लेवल तक पहुंच गया होगा एंड आई नो अबाउट दैट। सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि ये सब चीजें सुनने के बाद माइकल क्रिस्टीन को प्यार से कन्फ्रंट नहीं करता, उसे समझाने की कोशिश नहीं करता। ये सेंटेंस सुनने के बाद ही क्रिस्टीन के मुंह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो क्रिस्टीन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। सिचुएशन इतनी ज्यादा हीट अप हो जाती है कि मैरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, मैरी भी उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। सब लोग अब जो भी वहां पर मौजूद थे वो माइकल को रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। जब इवन मैरी भी कोशिश कर रही थी माइकल को काम डाउन करने की, तो माइकल ने मैरी को भी नहीं छोड़ा, इवन उसको भी बहुत ज्यादा वर्बली अब्यूज करने लग गया, उसे इवन फिजिकली अपने हाथों से एंड पैरों से मारने की भी वो कोशिश कर रहा था उस टाइम पर। ये सारा नजारा देखने के बाद माइकल की वाइफ को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अभी एग्जैक्टली में हुआ क्या। अ पर्सन जो कि अपने बच्चों से इतना प्यार करता था, अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, वो अचानक से ऐसे किसी रैंडम लेडी को वर्बली अब्यूज करने लगा, उसे मारने लगा, इवन मुझे भी अब्यूज करने लगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे हस्बैंड के साथ में जिसकी वजह से उसे ये दिन देखना पड़ गया। वो अपनी एक स्टेटमेंट देते हुए ये भी बताती हैं कि ये सब नज़ारा होने के बाद जब माइकल थोड़ा सा शांत हो गया था तो मैंने अपनी आंखें बड़ी करके माइकल की आंखों में झांकने की कोशिश करी। माइकल का चेहरा मैं बस देखे जा रही थी, अपनी आंख भी न झपकाए, एंड उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस टाइम भाई लोगों ने उसे छोड़ा तो वो मेरे ऊपर आएगा एंड मुझे मार देगा। वो भी बिना अपनी एक बार भी आंख झुकाए, एक बार भी अपना फोकस हटाए मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से देखे जा रहा था। ये सब होने के बाद में उसका ऐसा बिहेवियर देखकर, ऐसे चेंज इन फीचर्स देखकर मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी, अंदर ही अंदर रो रही थी। मैं अपने शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी, मैं अपने टंग से ही थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश कर रही थी, वर्ड्स निकालने की कोशिश कर रही थी। एंड माइकल भी सेम ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा था फॉर सम रीजन। मुझे ऐसा देखकर, ये सब नज़ारा देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि somehow I am getting to know that कि मेरा एंड नियर है, एंड अगर ऐसा सब चलता रहा तो मैं श्योर ही नहीं हूँ कि मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, एंड ये होगा तो सिर्फ होगा मेरे हस्बैंड की वजह से। इस टाइम पर सिर्फ एक ही नाम जो मेरे मन में आ रहा था एंड मुझे लग रहा था कि मेरे को मेरे हस्बैंड से या फिर ये जो भी इंसान मेरे सामने खड़ा है इससे प्रोटेक्ट करेगा, वो नाम था जीसस। एंड मैं अपने मन में अपनी आंखें बंद करके यही नाम बारी बार प्रे कर रही थी अपनी जान के लिए एंड अपने बच्चों के लिए। एंड मैं उस दिन इस चर्च से, इस सब हरकतों से जिंदा वापस आ पाई एंड मैरी भी बच पाई। मुझे कहीं ना कहीं
लग रहा था कि आई एम ग्रेटफुल कि जीसस फाइनली सेव्ड मी, बट मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई न्यू समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, ये मेरे सेंसेस बोल रहे हैं। एंड क्रिस्टीन की जो ये बात थी ये कहीं ना कहीं सच भी थी। क्रिस्टीन का जो इंस्टिंक्ट था वो बता चुका था कि अभी चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं। ये तो स्टेज 1 भी नहीं था एंड अभी तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितना आगे जाने वाली हैं चीज़ें एक बार के लिए शांत होती हैं। अगली प्रेयर मीटिंग आती है एंड माइकल अपोलोजाइज करता है मैरी रॉबिन्सन से अबाउट व्हाट ही डिड अर्लियर, एंड ये बोलते हुए ये भी बोलता है कि आई नो मैंने शायद कुछ बुरी चीज़ें करी हैं, काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट रिमेंबर एनीथिंग कि मैंने ऐसा क्या किया, बट स्टिल आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई एक्शंस। दो इन लोगों ने माइकल को फॉरगिव कर दिया था, लेकिन जो चर्च के लीडर थे उन्होंने माइकल के वर्ड्स को अच्छे से सुनने की कोशिश करी। एंड मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या किया, एंड ये चीज वहां के जो लीडर थे उनको भी क्लिक हो जाती है। एंड वो माइकल के इस इरेक्टिक बिहेवियर एंड इस डिल्यूजनल सी लाइफ को चलते काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे। उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, एंड ये वही गड़बड़ है जिसके पीछे मुझे ये पूरी की पूरी वीडियो ही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी बनाने के लिए। माइकल से चर्च लीडर ने सीक्रेटली कुछ बातें करी। बाद में भी माइकल का बिहेवियर ऐसे कुछ सुधरा नहीं था, वो वियर्ड चीजें एरेटिक सा बिहेवियर करता रहता था। एंड करने के बाद उसके पास एक ही बहाना होता था कि उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या फिर कर भी रहा है या नहीं। एंड ये सब चीजें जब इवेंचुअली हो गई थी मल्टीपल टाइम्स, तो चर्च के लीडर ने ये बोल ही दिया था कि माइकल टेलर इज नॉट अ नॉर्मल मैन नाउ, ही इज डेफिनेटली इन अ स्टेट ऑफ डिमोनिक पोजेशन। एंड हमें माइकल टेलर को उसकी पुरानी जिंदगी वापस करनी है तो हमें एक एक्सॉर्सिज्म बहुत जल्दी इसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। अक्टूबर 5, 1974 की बात है जब गोबर नाम की जगह के अंदर फादर पीटर विंसेंट एंड रेवरेंड रेमंड स्मिथ माइकल से सेंट थॉमस चर्च के अंदर मिलते हैं। एंड माइकल के ऊपर एक्सॉर्सिज्म ये ही लोग परफॉर्म करने वाले थे। एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते वक्त इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिन चीज से ये अभी लड़ने वाले हैं वो उनकी लाइफ की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होने वाली है। करीब 8 घंटे से भी ज्यादा तक माइकल के ऊपर ये एक्सॉर्सिज्म वाला प्रोसेस परफॉर्म होता रहा। माइकल इस सब के दौरान में अपने आप को थ्रैश करे जा रहा था, गालियां दिए जा रहा था, खुद को वर्बली अब्यूज कर रहा था, दूसरों को अब्यूज कर रहा था, खुद को मारे जा रहा था। एंड उसकी ये सब हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा टाइटली बांधकर चर्च के फ्लोर पर रखा गया था। माइकल इतना ज्यादा पावरफुल पड़ रहा था इन दोनों के लिए कि एक पूरे के पूरे क्रूसिफिक्स को उसके मुंह के अंदर जैम करा गया एंड उसकी पूरी बॉडी तक को हॉली वाटर के अंदर सोक करा गया। अक्सर आपने देखा होगा कि हॉली वाटर के कुछ स्प्रेज या ड्रॉप्स करे जाते हैं पोजेस्ड आदमी या फिर औरत को शांत करने के लिए, लेकिन माइकल के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक पावर थी बिकॉज 40 तक डिमोनिक स्पिरिट्स कहा जाता कि उसे पोजेस कर रही थी, तो इस वजह से पूरी बॉडी ही उसकी हॉली वाटर के अंदर सॉक्ड थी एंड फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। अक्टूबर 6 आ जाता है, 8 बज जाते हैं एंड दोनों जो प्रीस्ट थे वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वो अपने एक्सॉर्सिज्म के अंदर बता रहे थे कि वो अभी तक 40 डिमोनिक स्पिरिट्स को तो निकाल चुके हैं, उनसे बातें करी है उन्होंने एंड उसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है उन 40 स्पिरिट से। तो अभी भी लेकिन एक्सॉर्सिज्म खत्म नहीं हुआ था। माइकल को बोला जाता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सॉर्सिज्म एक लेटर एक होली डेट वापस हम तुम्हें देंगे, उस दिन फिर से कंटिन्यू होगा। उन्होंने बताया कि माइकल के अंदर सिर्फ अभी 40 डिमोनिक स्पिरिट्स निकालने के बाद सिर्फ 3 ही रह गई हैं जिसको उसकी खुद की सोल ही हैंडल कर लेगी जब तक वो नेक्स्ट डेट प्लान करते हैं एक्सॉर्सिज्म का। लेकिन उन्होंने ये बताया कि इन 3 को संभालने के लिए तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करना होगा बिकॉज ये जो 3 स्पिरिट्स रह गई थी ये मास्टर्ड थी किसी भी इंसान के मर्डर, मैडनेस, वायलेंस, बेसिकली इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने के लिए। माइकल एंड क्रिस्टीन ये सारी वार्निंग्स लेकर ये सारा एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करवाने के बाद अपने घर पर चले जाते हैं एंड वो घर जाते ही एक्सॉर्सिज्म के सेकंड पार्ट के लिए प्रिपेयर करने लग गए थे। घर से वापस आने के बाद करीब 9:45 बजे ही सुबह के बहुत ज्यादा पुलिस इकट्ठा होना शुरू हो जाती है माइकल टेलर के घर के आसपास एंड किसी को समझ नहीं आ रहा था फर्स्ट साइट में तो कि यहाँ पर अचानक से ऐसा हुआ क्या। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो उन्हें एक
बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम साइट देखने के लिए मिलता है। एक आदमी जो कि स्ट्रीट्स के अंदर बिल्कुल नेकेड, बिना कपड़ों के, पूरा का पूरा खून से लदा हुआ, शिवर करता हुआ एक जगह पर खड़ा था। वो आदमी कौन था? नन अदर देन माइकल टेलर। वो तो पुलिस वालों को घर के अंदर आने से पहले ही मिल गया था बिकॉज वो स्ट्रीट्स के ऊपर खड़ा था। आई डोंट नो व्हाई। माइकल टेलर को फटाफट कुछ कपड़े दिए जाते हैं एंड उसे घर की तरफ पॉइंट आउट करके वहां पर लेकर जाया जाता है, जहां पर माइकल देखता है कि और भी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। ये पुलिस वालों को इन्फॉर्म किसने किया? एक्चुअली नेबर्स ने किया, क्योंकि घर आने के बाद में उनका कहना था कि यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लाउड एंग्रीली वॉइसेस आ रही थी एंड उन्होंने पुलिस को ही बुलाना सही समझा। माइकल के घर में ऑलरेडी एक क्रिमिनल इंस्पेक्टर मौजूद थे बाय द टाइम माइकल को स्ट्रीट से उठाकर उसके घर पर लेकर जाया जा रहा था। एंड जो ऑफिसर माइकल को उठाकर लाया था, जब वो उस क्रिमिनल इंस्पेक्टर से बात करता है तो वो क्रिमिनल इंस्पेक्टर पता है क्या बोलते हैं उस ऑफिसर को? यू डोंट वांट टू सी दिस सन। मैंने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में, अपने जॉब के अंदर, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। ये उसकी वाइफ है। ही हैज बेसिकली रिप्ड हर अपार्ट। अंदर एक मेस बन चुका है एंड ज्यादा कुछ बचा नहीं है उस बेचारी का। तुम देखना चाहोगे? आई डोंट थिंक तुम ये देखना चाहोगे। डू यू वॉन्ट टू सी इट दो? ये सुनने के बाद भी वो ऑफिसर एक बार अंदर देख कर आता है एंड देख कर आने के बाद सीधा माइकल टेलर के यार्ड में जाकर उन्हें वॉमिट ही आ जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या किया माइकल टेलर ने। ओह माय गॉड भाई, कैसे कैसे लोग हैं भाई। जब पुलिस ऑफिसर्स माइकल टेलर के घर में घुसे थे तब उन्होंने देखा कि जो इसकी वाइफ है उसके ऊपर ब्रूटली अटैक करा है इसने। ब्रूटली क्यों बोल रहा हूँ? उसकी आंखें उसने रिमूव कर दी थी, उसकी जीभ निकाल रखी थी और काट कर नहीं, खींच कर अपनी फोर्स की मदद से। उसके स्कल के ऊपर जो भी स्किन थी, जो चेहरा था बेसिकली, वो भी पूरी रिप अपार्ट कर रखी थी उसने। एंड उसको मारने के बाद इस हैवान ने क्या किया, इनका जो पालतू डॉग था उसको भी स्ट्रैंगल करके मार दिया। एंड मारने के बाद इसने अपनी ही डॉग की आंखों को निकाल लिया, उसकी जो लिम्स थी एक एक करके निकालता रहा एंड हर लिम्ब को हर घर के अलग अलग कमरों के अंदर फेंक के आया, जिसकी वजह से इसके पूरे घर के अंदर हर जगह पर इसकी वाइफ और इसके डॉग का ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। माइकल को एक नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर कुछ रिलीफ देने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन फिर जब ये सारा चीजें समझ में आई एंड माइकल से कन्फ्रंट किया पुलिस ऑफिसर्स ने कि उसने ये हरकत क्यों करी, तो माइकल के पास कोई जवाब ही नहीं था, उसके पास कोई मोटिव ही नहीं था, उसे याद ही नहीं था। उसने बस पुलिस वालों के सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर दिया, रिलीज्ड, I am released, it is done, the devil inside her has been destroyed। So यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या? क्या माइकल सच में किसी डीमोनिक पोजेशन का शिकार था? काफ़ी सारे लोग तो ये मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले माइकल की लाइफ में अच्छा ही चल रहा था सब कुछ। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हर इंसान की लाइफ में होती ही हैं। हर इंसान की लाइफ परफेक्ट तो होती नहीं। आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये ग्रुप को एक बहुत ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था माइकल की इस सिचुएशन के लिए, माइकल की पूरी फैमिली ने जो टॉर्मेंट सहा है उसके लिए। बिकॉज इस ग्रुप के अंदर जो प्रीस्ट वगैरह थे उन्होंने माइकल के जो भी ऐसे न्यूरोसिस करके जो ब्रेन का फंक्शन होता है या जो भी होता है, क्योंकि उन्होंने माइकल के दिमाग में ऐसे एक्सॉर्सिज्म कर करके उसे 8-8 घंटे टॉर्चर कर करके ये सब चीज़ें उसके क्रैकिंग दिमाग में डाल दी कि हाँ मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी है। एंड इन सब चीज़ों से उन्होंने खिलवाड़ किया, माइकल के दिमाग से खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से इवेंचुअली दिस हैपेंड। माइकल टेलर का ट्रायल भी चला काफ़ी टाइम तक एंड उन्होंने भी यही पॉइंट रखा कि जो ये एक्सॉर्सिज्म वगैरह परफॉर्म करे गए थे ना माइकल के फ्रेजाइल माइंड स्टेट के ऊपर, ये एक कारण था इन सब चीज़ों के होने का। ये सब कारण था माइकल के मेंटल स्टेट को लूज करने का, ना कि वो 40 आत्माएं जो कि ये लोग बोलते थे कि माइकल के अंदर वास करती हैं। इस ट्रायल के बाद में माइकल को 2 साल के लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था एंड इस ट्रीटमेंट के बाद में इसे अगले और 2 सालों के लिए ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी के अंदर भी भेज दिया गया था, जहां से इसे बाद में रिलीज भी कर दिया गया था। माइकल जब वापस से रिलीज हो चुका था तो औसत आने के बाद में आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ही इज अ चेंज मैन नाउ, लेकिन माइकल की
दिमागी हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। ये सब चीज़ें होने के बाद वो बस खुद की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, एंड ऐसा उसने ट्राई भी किया। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार उसने औसत आने के बाद खुद की जान लेने की कोशिश करी थी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ, विल स्पिरिट, पोजेशन एंड ऑल दैट, बिकॉज मैंने खुद के ही नेबरहुड में, खुद के लाइफ साइकिल में रियल ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोन शिवरिंग है। तो आई बिलीव इन दिस स्टफ। लेकिन जब चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई एक्सट्रीम बोल रहा हो ना कि 40 डीमंस ने आपको ऐसे पोजेस किया है, जो बच गए हैं वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, ये वो फालतू की बातें, एंड 8-8 घंटे आपको एक्सॉर्सिज्म के नाम पे टॉर्चर करा जा रहा है, तो आई थिंक वो चीज़ें एक ऐसा मोड़ ले लेती हैं जहाँ से इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। दैट्स व्हाट आई बिलीव दो, बिकॉज पोजेशन के अंदर आपके अंदर किसी और की इविल स्पिरिट आ गई है, और उसे निकालने का तरीका अपने इंडिया में भी आपने देखा है कि बालाजी टेम्पल हो गया, भूत मेला वगैरह हो गया, इसके अंदर कितने सारे सेम टाइप के लोग आते हैं यहाँ पर, एंड सेम ही टाइप का एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करा जाता है, एंड नो मैटर हाउ बैड दे वर बिफोर, वो सारे ठीक होकर जाते हैं। सो कम ज़्यादा का रेशो मेरे को समझ नहीं आता कि कम है ज़्यादा है तो हम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम परफॉर्म करते रहेंगे। आई जस्ट डोंट थिंक कि यहाँ पर हुआ क्या।